अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 5। वहाँ बेटा क्या हुआ है? तुम ऐसे भागते हुए क्यों आई और आते ही कमरे में बंद हो गई? कुछ हुआ है तो बताओ मेरी जान। नशीबा बेगम जो उसे भाग कर जाते और फिर कमरे में बंद होता देख चुकी थी, अब उसके कमरे के बाहर खड़ी दरवाज़ा बजा रही थी। वो जो फर्श पर बैठी आंसू बहाने में मगन थी, माँ की आवाज़ सुनकर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उनके गले लग गई। क्या हुआ मेरी जान, कुछ बताओ तो सही। नशीबा बेगम उसे खुद से अलग करती उसका चेहरा थामे माथे पर बोसा दिए पूछने लगी। मामा वो बहुत बुरा है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे लगा था वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसे मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। आई हेट हिम। मम्मा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, वहाँ ने रोते हुए अपनी माँ को बताया। मेरी जान, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर आग से टकराओगी तो खुद भी उसमें जलकर राख हो जाओगी। तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। लेकिन तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी और रेयान से बदला लेने चली गई। वो माँ थी, अच्छी तरह से समझ गई थी वो किसकी बात कर रही है। मेरी जान, वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, बस तुम दोनों एक दूसरे से बदले की आड़ में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। छोड़ दो ये बदला बदला और एक दूसरे के साथ खुशी भरी ज़िंदगी गुजारो। नाज़िया बेगम ने बेटी को समझाया। वो माँ थी, वो चाहती थी उनके दोनों बच्चे आपस में हंसी खुशी रहें जैसे वो सब पहले रहते थे, लेकिन इस एक हादसे ने शाह हाउस को बर्बाद करके रख दिया था। नहीं मम्मा, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो मेरे बाबा के बारे में गलत बोलता है, उन्हें बुरा भला कहता है। मुझे खुद से भी ज़्यादा अपने बाबा पर यकीन है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत जल्द अरियान की गलतफहमी दूर करूँगी और अपने बाबा की सही साबित कर दूँगी और पहले तलाक के पेपर्स उसके मुंह पर मारूँगी और इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊँगी। और रोने की वजह से सुर्ख होती आंखों को बेदर्दी से रगड़ते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही है? और वहाँ खुदा का खौफ खाओ कुछ तो। तुम कैसे अपनी मुँह से अपने घर बर्बाद करने की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूँगी। नशीबा बेगम उसे समझाते हुए थोड़े सख्त लहजे में बोली। और मामा जो वो कर रहा है उसका क्या? विवाहा ने शिकवा नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा। एक दिन वो भी समझ जाएगा, सारा सच उसके सामने भी आ जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उस एक दिन के इंतज़ार में मैं हर दिन उसकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करूँ, यही चाहती हैं आप? इसने संजीदगी से माँ की तरफ देखते हुए पूछा, तो इसके पूछने पर सर झुका गई। नो मामा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अरियान शाह को ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। अरियान शाह की नफ़रत के साथ वहाँ शाह की नफ़रत टुकराएगी। आज जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय का भिजवा दे, मैं तब तक फ्रेश होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर लूँ। वहाँ ने उठकर खड़े होते हुए अपनी माँ को बताया और फिर खुद कबर्ड से अपनी लिए ड्रेस निकालने लगी। ऑफिस में तो अरियान भी होगा ना? अगर तुम दोनों एक साथ एक ही जगह पर काम करोगे तो फिर एक दूसरे को तंग करोगे, बदला लोगे, ऐसे बात और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम ऑफिस ना जाओ। ऑफिस जाना छोड़ दो, अगर जॉब करना ही चाहती हो तो कोई और ढूंढ लो, ऑफिस को अरियान संभाल लेगा। नशीबा बेगम उसके रास्ते में हाइल होती उसे समझाने की कोशिश करने लगी। ठीक कहा आपने मम्मा, वो सब संभाल लेगा, यहाँ तक कि ऑफिस में जो हमारे 50% शेयर्स हैं वो भी। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। और जिसकी आप इतनी फ़िक्र कर रही हैं, जिसके लिए इतना कुछ सोच रही हैं, वो यहाँ आपसे बदला लेने के लिए आया है। शायद आप ये बात भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। वो अपनी बात ख़त्म करती रास्ता बनाकर जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि पीछे से नशीबा बेगम भी परेशानी से बाहर को चल दी। क्या हुआ नशीबा बेटा, परेशान क्यों हो? नशीबा बेगम बाहर लॉन्च में गई तो वहाँ बैठे दादी ने उससे पूछा। दादी मैं क्या करूँ, मेरे दोनों बच्चे अपनी बेवजह की नफ़रत में अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। ना ही वहाँ हमारी बात समझने को तैयार है, ना ही अरियान। बस दोनों को एक दूसरे से बदला लेना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। नशीबा बेगम ने आंखों में नमी लिए दादी को अपनी परेशानी की वजह बताई। नशीबा बेटा ठीक कह रही हो, मैं तो खुद इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दोनों ही मेरी जिगर के टुकड़े हैं, हम दोनों को ही तकलीफ में नहीं देख सकते। मैं चाहता हूँ वो दोनों आपस में हंसी खुशी रहें जैसे पहले रहते थे। पता नहीं मेरे घर को किसकी नज़र लग गई, सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए, एक उनकी निशानी थी मेरे पास, मेरा पोता, मेरा अरियान जिसके सहारे में ज़िंदा था, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब तो ऐसे लगता है कि मैं भी अपने बेटों के पास चला जाऊँ। दादी अपना सर दोनों हाथों में गिराए बेबसी से बोले। अल्लाह न करे दादी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे बड़े हैं, हमें आपका साथ उम्र चाहिए। हमारे पास आपके अलावा और है ही कौन? आप मायूस ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नशीबा बेगम ने दादी को हौसला दिया। बेटा हम सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, अब हमें ही कुछ करना होगा और मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। तुम बस इस उल्लू के पट्टे ऊन का नंबर ढूंढो डायरी में से और इसमें मेरी बात करवाओ। दादी ने कुछ सोचते हुए नशीबा बेगम से कहा। वो उनके हुक्म की तकमील करती मुलाजमा को चाय बनाने का कहती खुद दादी के कमरे में डायरी में से नंबर ढूंढने के इरादे से चली गई। शावर लेने के बाद वो जीन्स और शर्ट पहने, गले में स्कार्फ डाले, बालों की टेल पोनी किए, हल्की पिंक लिपस्टिक होंठों पर लगाए, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, पाँव में हाई हील्स पहने, हाथ में वॉच पहने,
फाइल, लैपटॉप और अपना मोबाइल उठाए वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसने एक नज़र शीशे में अपनी तैयारी को देखा और फिर होंठों पर मुस्कुराहट सजाती गाड़ी की कीज़ उठाती कमरे से बाहर निकल गई। वहाँ मैंने तुम्हें कल भी कुछ नहीं कहा था जब तुम वो बेहुदा किस्म की साड़ी पहनकर पार्टी में गई थी, लेकिन आज फिर तुम इस घटिया ड्रेसिंग में ऑफिस जा रही हो। अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत के बारे में ही सोच लो। नसीबा बेगम ने उसकी ड्रेस की फिटिंग पर टोंट किया था जिसमें उसके जिस्म की रनाइयाँ वाज़ेह हो रही थी। दादी तो उसे देखते ही अपनी गर्दन झुका गए थे। पता नहीं इनके बच्चों को आखिर हो क्या गया था, कैसे वो एक दूसरे से बदले की आड़ में अपनी ही इज्जतों को बर्बाद करने पर लगे हुए थे। वो अपनी माँ की बातें इग्नोर किए जल्दी से बाहर क्यों भागी थी। उसे उसकी सेक्रेटरी की कॉल आ चुकी थी। आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ और अरियान वहाँ उससे भी पहले पहुँच चुका था। वो लेट जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती थी, इसलिए उन्हें कोई भी जवाब दे के बहस में पड़ने की बजाय जल्दी से वहाँ से निकल गई। पीछे से नशीबा बेगम दादी को डायरी पकड़ाए अपना सर पीट कर रह गई। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई एक अदा से चलते हुए मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। हर कोई मुंह खुले अपनी मैम को देख रहा था, लेकिन वो सबको इग्नोर किए और भी तेज़ कदम लेती मीटिंग रूम में दाखिल हुई और सबको सलाम करती अपनी चेयर की तरफ बढ़ी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई। इससे पहले कि रेहान जिसकी नज़र उस पर ही टिकी हुई थी वो आगे बढ़कर उसे बचाता, इसके साथ वाली चेयर पर बैठा रुबास उसे थाम चुका था। अरियान की नज़र उन दोनों पर कम थी और रुबास की चलती उंगलियों पर थी, जो रुबाह को कमर पर बचाने के बहाने जगह जगह टच कर रहा था। इससे पहले कि रुबाह रुबास के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ती, अरियान गुस्से में अपनी जगह से उठकर उसे खींचकर रुबास से दूर कर चुका था। मिस्टर रुबास, आप अपने काम पर तवज्जो दें और अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ अपनी बीवी को संभालने के लिए। अरियान रुबाह के कंधे पर हाथ रखे उसे अपने नज़दीक करते हुए बोला, जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए खुद को इससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। अरियान साहब, मैंने तो बस आपकी बीवी को बचाया है। अगर आप खुद जल्दी से आगे बढ़कर बचा लेते तो मुझे बचाने की नौबत ही ना आती। और वैसे भी अरियान साहब, आप दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि एक साथ आएँ। अगर एक गिरे तो दूसरा उसे गिरने से बचा ले। रुबास ने भी उस पर टोंट किया। आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। वैसे भी रात हम काफ़ी देर तक एक साथ टाइम स्पेंड करते रहे थे और मेरी बीवी काफ़ी थकी हुई थी। मैंने सोचा वो आराम करके बाद में आ जाएगी। अभी मैं जाता हूँ। फ़िलहाल हम दोनों में से किसी एक का जल्दी आना ज़रूरी था, सो मैं आ गया। अरियान ने वहाँ को मज़ीद अपने करीब तर करते उसे सुलगाया था। दूर हटो मुझसे, मैं बुरी नहीं हूँ। कल तुमने मेरे साथ जो किया था। वो उस पर से दूर होती जाकर रुबास के साथ वाली सीट पर बैठने लगी थी। तभी अरियान जल्दी से वहाँ आकर बैठ गया, जबकि रुबाह उसे घूरती हुई उसकी चेयर पर जाकर बैठ गई। मीटिंग स्टार्ट करें रुबास साहिब, अरियान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, जिस पर वह हाँ में सर हिलाता नजरें वहाँ के सरापे की तरफ कर गया। रुबास क्या? वहाँ मौजूद सब लोगों की नज़रों का मरकज़ रुबाह ही थी। सबकी नज़रें बार बार भटक कर रुबाह की तरफ जा रही थी, जो अरियान का खून खौलाने का काम कर रही थी। रुबास साहब, अपनी नज़रों को कंट्रोल में रखें वरना ज़िंदगी भर देखने से महरूम हो जाएंगे। अरियान साहब, यहाँ तो सबकी ही नज़रें बार बार भटक कर आपकी बीवी पर जा रही हैं। किस किस को रोकेंगे? अगर आपने रोकना ही है तो अपनी बीवी को रोकें, उसे कंट्रोल में रखें, हम पर गुस्सा करने की बजाय। पहले तो खुद की आंखों को कंट्रोल में रखो, उसे भी कंट्रोल कर लूँगा मैं। वो गुस्से से लाल अंगारा होती आंखों से उसे घूरने लगा। असद नहीं आया? आंटी रुबाह ने अपने साथ बैठी मिसेस सदफ से पूछा। रुबाह के पूछने पर मिसेस सदफ की आंखों में आंसू भर गए। फिर उन्होंने पार्टी में की गई असद की हालत के बारे में उसे बताया। इसे सुनते ही रुबाह की नज़रें सबसे पहले अरियान पर गईं, जो पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ था। आप लोगों ने तफ्तीश नहीं की आंटी? रुबाह ने एक बार फिर से अरियान पर नज़रें टिकाई मिसेस सदफ से पूछा। बेटा, जिसने भी ये सब कुछ किया है उसने एक सबूत भी नहीं रहने दिया। सबके सब सबूत ख़त्म कर दिए हैं। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आंटी। मुझे तो ये किसी प्रोफेशनल किलर का काम लग रहा है। मिस रुबाह, आप यहाँ पर मीटिंग के लिए आई हैं या फिर अपनी घरेलू लाइफ को डिस्कस करने के लिए? यहाँ पर सब लोग मीटिंग के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। आप ये सब बातें बाहर जाकर कर लीजिए। फ़िलहाल हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अरियान उसकी बातों से बेजार होते हुए बोला। तुमसे मतलब मैं जो भी करूँ? रुबाह गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली। बी प्रोफेशनल मिस रुबाह, यह आपका घर नहीं है, ऑफिस है। अरियान थोड़े नरम लहजे में बोला। फ़िलहाल वो कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में उसे मज़ा चुकाने का पूरा इरादा रखता था।